क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। परिवारवाद में डूबा समाजवाद। जी हां, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो बीते कई महीनों से लगातार घमासान चल रहा था, और वो घमासान, वो झगड़ा पहले ही सड़क पर आ चुका था, आज उसने और भयंकर और विकराल रूप ले लिया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज पूरे देश ने देखा चाचा भतीजा किस तरह से एक दूसरे से माइक छीन रहे थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। और वो शख्स जो धक्का मुक्की कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और साथ साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता थे। मुलायम सिंह हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये परिवार का झगड़ा मिटे, लेकिन झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर यह हालत थी तो बाहर हमने देखा कि शिवपाल और अखिलेश के समर्थक एक दूसरे के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाए। पूरा उत्तर प्रदेश में करीब करीब यही हाल है। समाजवादी पार्टी का यह झगड़ा किस तरफ जा रहा है, और क्या जब एक पार्टी परिवारवाद जब उसमें हावी हो जाता है तो क्या उसका यही हश्र होता है, और क्या जो लोग वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं क्या उनको इस झगड़े से कुछ सबक लेना चाहिए? उत्तर प्रदेश पर और देश की राजनीति पर इस सबका क्या असर पड़ेगा? टोटुक में जो आज दो बड़े सवाल हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे। उनमें से पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का पहला सवाल जो है, क्या करेंगे चौतरफा घिरे अखिलेश? अब घुटने टेकेंगे या बनाएंगे अलग पार्टी? क्योंकि दरअसल अखिलेश को इतना कॉर्नर कर दिया गया कि अब उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो चचा और अपने पिताजी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दें, या फिर विद्रोह करके एक अलग पार्टी बना लें, अगर अपनी इज्जत वो रखना चाहते हैं और अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ये उनके पास विकल्प है। ये हमारा आज का पहला सवाल। आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल बड़े राजनीतिक परिदृश्य में है, बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है। क्या परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले सपा के इस हश्र से कुछ सबक लेंगे? हमारा आज का दूसरा सवाल। और आज दो ठुक में जो चार मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ दूसरे सुदीन भदौरिया जी हैं, बसपा के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और हमारे साथ साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं बसपा और भाजपा के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि एक पुराना फिल्मी डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होंगे। लोग कह रहे हैं कि आज बसपा और भाजपा जो है वो सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब लड़ाई जो है बिल्कुल साफ हो गई है। बसपा और भाजपा के बीच लड़ाई होगी और सपा एक तरह से आउट होगी। शास्त्री जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ा जा रहा है। अच्छा। और ये स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी द्वारा लगभग 4-5 महीने पहले ही लिख दिया गया था। समाजवादी पार्टी प्रदेश में बिल्कुल इस समय निकम्मा एक तरह से साबित हो चुकी है। और ख़ास तौर से देखा जाए तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बनी थी, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि अब यह सरकार प्रदेश को संभालने की स्थिति में नहीं है। और लिहाजा जब इस प्रकार की अपनी सामने आने वाली नाकामयाबी को देखा सपा के नेताओं ने, तो उन लोगों ने बेटर यही समझा कि इसको कोई रेस्पेक्टेड ढंग से कोई मोड़ दे दिया जाए और कहानी बनाया जाए। एक स्क्रिप्ट लिखी गई, और इस स्क्रिप्ट का आखिरी में जरूर क्लाइमेक्स बता देना चाहूंगा। क्लाइमेक्स यही होगा कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी अब विकास इत्यादि की बात न करके अपने वही सी पुराने पिच पर गेम खेलना शुरू करेगी। यानी आप कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ समय जो आप बात कह रहे हैं, कुछ समय पहले तक तमाम लोग यही कह रहे थे कि लिखी हुई स्क्रिप्ट है, ये सब ड्रामा जो है समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं लग रही। जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, माइक खींचे जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, उससे लग रहा है कि कुछ झगड़ा जो है वो बहुत गहराई तक है। देखिए, स्क्रिप्ट लिखने वाला और उसको प्ले करने वाले लोग, ये एक ड्रामे की सफलता होती है। ये वही हो रहा है और वही होगा। सारे लोग घुटने टेकने की आप बात कर रहे हैं, ये प्रश्न आपका है, लेकिन आप जानते हैं कि अखिलेश जी ने अनेकों बार ये कहा कि नेताजी जो कहेंगे, और शिवपाल जी ने भी यही बात कही है कि नेताजी को जो कहेंगे, यानी जब नेताजी को ही सब कुछ कहना है तो नेताजी क्या कहने वाले हैं ये तो सबको पता है। नेताजी आएंगे
और कोई इस प्रकार की घटना, कोई अलग पार्टी नहीं बनाएगा, कोई भागेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। देखिएगा अंततोगत्वा वही होगा जो मैं कह रहा हूं। चलिए, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरी नजर रखते हैं और आपने जो स्क्रिप्ट का अंत बताया, ड्रामे का अंत बताया, इंतजार करेंगे। पर भदौरिया जी, आप सहमत है इस बात से जो शास्त्री जी कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपके शो पर पहले ही कहा था कि ये लूट पर इनके अंदर फूट हुई है और फूट पर ये टूट होगी, निसंदेह टूट होगी। और 4.5 वर्षों तक हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर लूट होती रही, ये सैफई में महोत्सव देखते रहे। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, 1 लाख लोग बेघर हो गए, वहां जाने की इनको फुर्सत नहीं थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इनको बुलंदशहर जाने की फुर्सत नहीं थी जहां पर उस कन्या के साथ गैंग रेप हुआ। इनको मथुरा भी जाने की फुर्सत नहीं हुई जहां 300 एकड़ जमीन शिवपाल के लोग और इनके लोगों ने एनएच पर कब्जा कर रखा हुआ था, रामवृक्ष यादव ने, और एसएसपी की वहां पर तरबूज बनाकर हत्या कर दी गई सिर फोड़कर। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इनके गुंडों ने घुस के थानों में जिस तरह से लोगों को मारा पीटा, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने देखा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 4.5 वर्ष पहले इनके अंदर पहले ही फूट पड़ गई। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, शिवपाल, आजम खान, सब लोगों ने कहा था ये अपरिपक्व मुख्यमंत्री होंगे। जी। और ये साबित हुआ है 4.5 वर्षों के अंदर कि एक तो ये अपरिपक्व थे ही, साथ ही साथ क्योंकि अनुभवहीन होने के वजह से ये कोई उनको मार्गदर्शन नहीं दे पाए, ना विकास कर पाए। वहां पर खाली दंगे होते रहे, गुंडा राज होता रहा। और दंगों में एक चीज जरूर कहूंगा कि वो भाजपा के साथ भी भागीदार रहे, इसलिए रहे क्योंकि इनके वालियान, इनके अन्य लोग जिस तरह से वहां पर संगीत सोम मुजफ्फरनगर के अंदर इन लोगों ने मिलकर जो मुजफ्फरनगर का रचा और दादरी की अखलाक की लिंचिंग को रचा, उससे उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए। और आज जब चिट्ठी लिखी है शिवपाल ने और ओपन कर दिया है कि कैसे रामगोपाल यादव भाजपा के तमाम लोगों से मिलते रहे, इससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग मिलकर जो फिक्स मैच बहन मायावती जी कहती थी, इनमें मिली भगत है और ये साबित हो गया। आप फिक्स मैच भाजपा का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सपा का फिक्स आप गलत फहमी में है भदौरिया जी, ऐसी बात नहीं है। हम गलत फहमी में हैं या नहीं, जनता बता देगी। प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी बिल्कुल फेल हो चुकी है, सब जानती है, बताएगी। प्रदेश में जाति पाति पंथ संप्रदाय से अलग। नहीं, मैं बसपा और भाजपा के झगड़े पर आऊंगा, क्योंकि मैं ये बता दूं इससे पहले कि समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। हमने समाजवादी पार्टी से सोचा था, हम चाहते थे समाजवादी पार्टी के कोई स्पोक्सपर्सन रहे, क्योंकि आपको याद है कि इसी कार्यक्रम में कई बार समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन बार ये कहते रहे हैं कि झगड़ा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ सुलझ जाएगा, आप देखते रहिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट किया जाएगा और कुछ झगड़ा नहीं होगा। ऐसी तमाम बातें यहां पर हुई थी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी का कोई भी स्पोक्सपर्सन इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वैसे हमारे पास सामने भी संकट था कि समाजवादी पार्टी से बुलाएं तो किसको बुलाएं, कौन सी रियल समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह की, शिवपाल की, अखिलेश की, या फिर आजम की, या अमर सिंह की, कौन सी ओरिजिनल समाजवादी पार्टी है? संकट हमारे सामने भी था। बहरहाल कांग्रेस से हमारे साथ आलोक शर्मा जी है। आलोक जी, एक बात, आज जो झगड़ा हुआ समाजवादी पार्टी के भीतर, उसमें एक तरह से बड़ी पोल खोल चला एक दूसरे का, चाचा भतीजे ने एक दूसरे की पोल खोली। उसमें एक बात सामने आई कि ये बात आई कि जो शिवपाल यादव ने कहा कि भाई अखिलेश ने कहा था कि मैं अलग पार्टी बना लूंगा और मैं किसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। तो कहीं ना कहीं लोग कयास ये लगा रहे हैं कि एक दूर की कौड़ी ये है कि अखिलेश जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के जो है अगला चुनाव लड़ सकते हैं और अलग पार्टी बना सकते हैं। अभी दूर की कौड़ी है। क्या आपको लगता है इस तरह की कुछ संभावनाएं, गुंजाइश है क्या? मैं समझता हूँ दूर की कौड़ी को दूर ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसमें कहीं कोई सच्चाई अभी नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि लिखी हुई स्क्रिप्ट है और 4-5 महीने पहले लिखी गई थी, तो हो सकता है कुछ सूत्र इनके अच्छे वहां पर रहे होंगे जरूर, तभी इनको सारा पता है। पार्टियों के हर जगह रहते हैं सर। अशोक जी, आपने ये घटना आज की नहीं है, बल्कि ये तो 2-3 महीने पहले से चल रही है। भदौरिया साहब ने बताया, हम लोगों ने 3 महीने पहले अगर इस बात को समझने की कोशिश किया तो इसको ठीक है, और आज इस प्रकार से नहीं समझा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ भदौरिया साहब ने बता ही दिया है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो कहीं ना कहीं मिलान हुआ होगा दोनों भाजपा और बिल्कुल। भदौरिया साहब ने ये बात नहीं कही है, भदौरिया साहब बीच में खड़े हैं। भदौरिया साहब ये बताएं कि क्या ये एक सिक्के के 2 पहलू की बात प्रॉब्लम है? बीजेपी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का भाजपा से क्या लेना देना? चलिए, आप ही बोल लीजिए। संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं और हमारा पूरा एजेंडा
विकास पर निर्भर करता है। भदौरी जी और शास्त्री जी, ये ठीक है कांग्रेस जो है छोटी एक पार्टी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जरूर है, लेकिन कांग्रेस को अपनी बात कहने का पूरा हक मिलना चाहिए जी। नहीं, धन्यवाद। चलिए, डीडी न्यूज पर हक भी मिल रहा है कांग्रेस को छोटी पार्टी होने के नाते, आपका भी धन्यवाद जी। खैर, मुद्दा ये है कि आज असली कहानी क्या है। परिवार का झगड़ा हो रहा है, आपने भी देखा, माइक छीन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पिस कौन रहा है? पिस रही है उत्तर प्रदेश की जनता, पिस रहा है पिछले 6-8 महीने से उत्तर प्रदेश का जनमानस। आज दोनों पार्टियां, चाहे वो बसपा हो चाहे बीजेपी हो, आज अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। साहब देखिए, ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, बसपा के शासन में क्या हुआ था, उस पर नहीं जाएंगे आज हम। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब को तो 71 सांसद जीत के दिए थे, क्या एक उद्योग लगाया? किस नाम पर वोट मांगे कि मुलायम और उन्होंने माइक छीन लिया? अब अगर विकास पर चर्चा करना चाहते हैं आलोक जी, तो अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने क्या क्या नहीं किया। आलोक जी, मुद्दा हमारा आज, एक मिनट शास्त्री जी, शास्त्री जी एक मिनट, लोगों की बेरोजगारी, शास्त्री जी एक मिनट, ये पूरा देश, शास्त्री जी एक मिनट, 60 सालों में क्या किया, बचपना किया, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री ये बात नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप अगर समाजवादी पार्टी पर चर्चा करें तो उस पर करें, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लाना एक मिनट, आज हम समाजवादी पार्टी पर चर्चा, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट शास्त्री जी, आप कह रहे हैं देश के लिए जो किया कांग्रेस 60 साल में वो नहीं कर पाई, शास्त्री जी जो आसपास भी नहीं पहुंच, शास्त्री जी जो आप कह रहे हैं, मैं वो आपकी बात का इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि हमारी चर्चा समाजवादी पार्टी पे कर रहे हैं। जाहिर से और बातें उठेंगी तो बात इधर उधर जाएगी, हर पार्टी के नेताओं के पास अपने अपने तर्क है। शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं। विनोद जी, आप इस राजनीति को उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है क्या टर्न लेता हुआ देख रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देश की राजनीति क्या संकेत है? देखिए, अभी शास्त्री जी ने अपने भाषण में शुरुआत में कहा था कि ये लिखी हुई स्क्रिप्ट है और 4-5 महीने पहले इसकी तैयारी की गई थी। अब पता नहीं शास्त्री जी की अपनी जानकारी होगी, चलिए मैं मान लेता हूं कि लिखी हुई स्क्रिप्ट भी होगी, लेकिन कई बार ड्रामा जो होता है राजनीति में वो फिर सच्चाई में भी बदल जाता है। ड्रामा करते करते फिर वो बातें इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि फिर हकीकत में बदल जाती है। ये झगड़ा जो है, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वंश की राजनीति और राजनीति हमेशा इस देश में विचार की होती रही है, और विचार की राजनीति पर जब परिवार हावी होता है और जब मौका परस्ती हावी होती है तो इस तरह के झगड़े पार्टियों में आते हैं, और वो समाजवादी पार्टी में भी आ गए। इसके पहले आपको याद होगा 2014 से पहले बीजेपी में भी थे, जब अडवाणी ने चिट्ठी लिखी थी गोवा की बैठक को लेकर के, कांग्रेस में भी झगड़े होते रहे हैं और तमाम पार्टियों में होते रहे हैं। तो जब विचार की राजनीति पीछे छूट रही है, परिवार और मौका परस्ती और स्वार्थ की राजनीति हावी हो रही है। जहां तक देश की बात है कि देश की राजनीति में से क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 3-4 महीने तक मुकाबला सपा और बसपा के बीच में माना जा रहा था। एक अवधारणा थी कि इनके बीच में लड़ाई होगी और मायावती को लोग लीड मान रहे थे आगे बीएसपी की। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, और खास करके जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ये सारा जो हुआ, उससे बीजेपी के समर्थकों में जोश आया और हौसला बढ़ा। शास्त्री जी को भी काफी आधार मिला बोलने के लिए। तो उसके बाद जो है भाजपा बनाम बीएसपी का मामला हो गया। इस पूरे प्रकरण से जो ये समाजवादी पार्टी की हालत हुई है कि समाजवादी पार्टी अगर पहले 100 सीट या 125 सीट पे होती तो आज शायद 100 के नीचे खिसक आई है, क्योंकि जिस तरह ये झगड़ा, ये ऊपर का झगड़ा नहीं रहा, ये नीचे गांव-गांव तक झगड़ा पहुंच गया। सुधीर जी जानते हैं कि जिस तरह एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हरवाने की कोशिश होगी, जिस तरह गांव के स्तर पर आज अगर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में हाथापाई हो सकती है या खींचतान हो सकती है। क्या समाजवादी पार्टी का ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरह से अंत है उस समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ताकतवर थी? क्या मुलायम सिंह यादव के लिए ये एक बड़ा पड़ाव? ये सारे सवाल है, मैं आऊंगा विनोद जी आपके पास, बहुत संक्षेप में इसका जवाब लूंगा। साथ साथ ये भी कि वंशवाद की राजनीति का परिणाम, क्योंकि हमने देखा उद्धव ठाकरे और साथ साथ हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही हुआ और कई अन्य राज्यों में भी हमने देखा, जब परिवारवाद हावी होता है तो एक तरह से पार्टियां जो है बढ़ जाती हैं, परिवार के साथ साथ बिखर जाती हैं। तो क्या वंशवादी राजनीति करने वाले सबक लेंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा।
जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना की भी नींव रखी गई। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी, जीत उतनी खास। What do I like more? जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? I like the fact कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का घर का झगड़ा और पार्टी का जो झगड़ा है वो सड़क पर आ चुका है। हाथापाई हो रही है समर्थकों में, नेताओं में, एक दूसरे से माइक खींचे जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो सकती है? क्या अखिलेश यादव एक नई पार्टी बना सकते हैं? और क्या वंशवाद की राजनीति करने वालों को सबक लेना चाहिए? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो नेता लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय शंकर शास्त्री जी जुड़े हुए हैं भाजपा से, हमारे साथ सुदीन भदौरिया जी बसपा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और साथ साथ विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, बहुत संक्षेप में आपसे एक कमेंट लूंगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह, अखिलेश तो नहीं लेकिन मुलायम सिंह की राजनीति का एक तरह से बिल्कुल एंड है और आपको लगता है समाजवादी पार्टी अब बिखराव के रास्ते पर है? देखिए, जो स्थिति हो गई है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली स्थिति है आज की घटना के बाद। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, आज समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है
जो अब वो परिवार की पार्टी हो गई है। एक जमाने में उसमें जनरेश्वर मिश्रा थे, ब्रजभूषण शास्त्री थे, उमाशंकर कौशिक थे, बेनी प्रसाद वर्मा अभी भी हैं पार्टी में लेकिन वो अफेक्टिव नहीं है, या और तमाम लोग थे, मोहन सिंह थे, मैं कितने नाम गिना सकता हूं। और पार्टी बैठती थी तो लगता था कि पार्टी चल रही है। या अगर पहले जाएं तो सुधीन जी के पिता कमांडर साहब जो उन्होंने स्थापना की थी उत्तर प्रदेश समाजवादी आंदोलन की, ऐसे तमाम लोग थे। आज क्या है, आज वो झगड़े की पार्टी बन गई है। और मुझे लगता है कि जो इस समय मुलायम सिंह जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, आज वो उनकी उम्र 70-75 साल से ऊपर है, 70 साल के हैं, तो उसके बाद ये पार्टी कहां जाएगी बहुत बड़ा प्रश्न है। और चूंकि विचार उस पार्टी में बिल्कुल दूर दूर तक खो गया है, तो इसका बहुत लंबा मैं भविष्य नहीं देख पा रहा हूं आज की तारीख में। बिल्कुल सुनील भदौरिया जी, कुल मिलाकर ये जो मैंने दूसरा सवाल उठाया मैं उस पर आ रहा हूं। आपको लगता है कि जो वंशवाद की राजनीति देश में जो तमाम पार्टियां करती हैं, क्या आपको लगता है सबक लेना चाहिए कम से कम इस घटना के बाद से? देखिए, शुरू से ही इस बात की एक अंदेशा रहता था। जो विचारवान नेता थे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हों, हमारे मान्यवर काशीराम जी रहे हों, इन्होंने कभी इस तरह के परिवारवाद को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर और रेखांकित करना चाहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का और जयप्रकाश नारायण का, जिनका ये नाम लेते हैं मुलायम सिंह जी, उन्होंने कभी भी परिवारवाद, बल्कि मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर उनका सारा जीवन, यहाँ पर आलोक जी हैं, उनका सारा जीवन नेहरू के परिवारवाद के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे। और मैं ये भी कहूंगा, सुन लीजिए मेरी बात, और मुलायम सिंह आज कह रहे हैं राम मनोहर लोहिया का नाम, 4.5 वर्षों से ये मुख्यमंत्री थे। नारा क्या लगता था? जय हो मुलायमवाद की, जय हो मुलायमवाद की। अमर सिंह क्या कहते थे मीटिंगों में? अभी उन्होंने कहा कि मैं लोहियावादी नहीं हूं, मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं मुलायमवादी हूं। तो जब आपकी राजनीति मुलायमवाद पर हो जाएगी और परिवारवाद पर हो जाएगी, इस सामंती युग को, आज आधुनिक युग में जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित युग को हमें आगे बढ़ाना है, उसकी जगह आप सामंती युग में ले जाना चाहते हो। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन इस बात को शायद मुलायम सिंह भूल गए कि उनको इस लोकतंत्र ने ही बड़ा नेता बनाया था, राजतंत्र नहीं था कि वो अपने भाई बेटे सब लोगों को जो है लाइन में लगा देते। आलोक जी, बहुत संक्षेप में एक आखिरी बात आपसे, आपको लगता है क्या इस घटना से राजनीतिक पार्टियां सबक ले सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है, वहां पर 20-22 करोड़ के प्रदेश का एक राज्य है जिसके अंदर एक परिवार का इस तरह से कब्जा हुआ, और कहीं ना कहीं जो तमाम घटनाक्रम पिछले कई महीनों से चल रहा है उससे जनता का नुकसान हुआ, जनता का विकास रुका, उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ। तो तमाम लोग, चाहे वो धूमल जी हों, अनुराग ठाकुर हों, रमन सिंह हों, उनके बेटे हों, चाहे वसुंधरा हों, उनके लड़के हों, चाहे यशवंत सिन्हा और उनके बेटे हों, चाहे बादल परिवार हो, चाहे ठाकरे परिवार हो, तमाम राज्यों को इन चीज़ों से सबक लेना पड़ेगा। चलिए, आपने सब लिए, अपनी पार्टी का नाम भूल गए। शास्त्री जी, आपको लगता है क्या सबक ले सकती है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वंशवाद से सिर्फ मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि आपकी पार्टी भी वंशवाद को लेकर के जो है कांग्रेस का खिलाफत करती रही थी, लेकिन कांग्रेस के वंशवाद के साथ साथ आज सभी पार्टियां इस बीमारी से पीड़ित है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ तो जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, जो योग्य है वो सामने आता है। आप क्या बता सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का कौन सा वंश? नहीं, मैं क्या था उनका वंशकारी? मैं वाजपेयी जी दो प्रधानमंत्री, नरेंद्र भाई मोदी, क्या है उनका वंश? क्या है वंशवाद की राजनीति करने वाले क्या सबक ले सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि वंशवाद के बारे में जो चिंतन हो रहा है, जो बातें चल रही है, जो लोग ऐसी इसको प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं, ये गलत बातें हैं। हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश की एक आखिरी व्यक्ति को भी अगर उसमें क्षमता योग्यता है तो देश के नेतृत्व करने के लिए उसको आगे आने की संपूर्ण पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभावनाएं होनी चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आज तक यही सब हुआ। एक चाय बेचने वाले का बेटा आज प्राइम मिनिस्टर बना है, ये उदाहरण है। मैं भी उस परिवार से हूँ, मेरे भी परिवार में, मेरे भी परिवार में वसुंधरा राजे के बेटे भी चाय खत्म। मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक सब्जी बेचने वाले का बेटा हूँ, मेरा कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं थी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में चेहरा हूं, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मैं एक चेहरा के रूप में, बिल्कुल वही मैं भी कैबिनेट मंत्री के रूप में मैंने भी काम किया है। कहां है वंशवाद हमारे पार्टी? मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन अगर योग्य बच्चे अगर सामने आ रहे हैं तो उनको मौका मिला, वो अपने योग्यता से आ रहे हैं। चलिए ठीक है, वो अयोग्य होकर फ्लॉप होकर के नहीं, लेकिन कुल मिलाकर दुर्दशा करा रहे हैं, वो आलू की फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो है इस पूरी घटना का मैंने यही कहा कि सबसे बड़ा शायद संकेत यही हो सकता है
कि जो पार्टियां अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाती हैं, जब परिवार की महत्वाकांक्षाएं, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो अंजाम यही होता है। ये राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए। जो राजनीति पार्टियां अपने बच्चों को, जो राजनेता अपने बच्चों को अपना वारिस बना देते हैं बिना उसकी काबिलियत जाने, ये उनको सीखना चाहिए। कम से कम अखिलेश और मुलायम के झगड़े से ये सीख जो है बहुत बड़ी है। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां जो पुत्र मोह में उलझी हैं, क्या पुत्र मोह में उलझी राजनीतिक पार्टियां इससे सबक लेंगी? ये सबको सीखना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े, और आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।